अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, हफ्ता इतवार में आपके साथ न्यूज़ बुलेटिन शेयर नहीं कर सका। आज हफ्ते का पहला दिन है और आज मैं क्रिप्टो मार्केट की काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो सबसे पहले BTC का जायज़ा लेते हैं। BTC की प्राइस रिपल की न्यूज़ के बाद थोड़ा सा पंप की, उसके बाद फिर प्राइस जो है वो नीचे 30,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है। मैं BTC के हवाले से कुछ चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगे BTC की सपोर्ट को ढूंढने में। ये ग्लासनोड ने एक चार्ट शेयर किया है जिसमें माफ़ कीजिएगा, उन्होंने बताया है कि BTC की प्राइस यानी 30,200 के ऊपर तकरीबन 6 लाख BTC की बाइंग है। इस प्राइस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 30,000 प्राइस से जितनी प्राइस नीचे जाती है, जितनी प्राइस ऊपर जाती है, यूँ समझ लें कि ये अच्छी खासी अमाउंट है। 3.45% जो BTC की टोटल सप्लाई है उसका लॉस में या प्रॉफिट में जा सकती है। इसके अलावा जो बड़ा चंक उन्होंने रिपोर्ट किया, ऑलमोस्ट अगेन 3% के करीब BTC वो 26,800 की प्राइस के ऊपर है। यानी जो मेजर स्पोर्ट्स हैं आपको BTC की प्राइस, यही वजह है कि अगर आप देखें पीछे चंद हफ्तों से आप देखें तो BTC की प्राइस 30,000 की प्राइस को होल्ड करके बैठ, थोड़ा सा नीचे जाती है लेकिन फिर प्राइस जो है वो 30,000 से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह ये जो बाइंग प्राइस है 30,200 के ऊपर, ये मेरा ख्याल है बार बार BTC की प्राइस को सपोर्ट देती है। फिर उसके बाद अगली जो रेंज है जो स्ट्रॉन्ग, इन केस कि अगर ये 30,000 वाली ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3% सप्लाई BTC की वहाँ पे होल्ड है, वो है 26.8 यानी 26,800 की प्राइस। और उसके बाद अगली जो प्राइस है 3.7% BTC की सप्लाई जो है वो 16,500 की प्राइस के ऊपर। ये बड़े बड़े चंक से तकरीबन 10% सप्लाई, तो ये बड़े बड़े मेजर स्पोर्ट्स लेवल के ऊपर बाइंग है इसकी। ये दूसरे अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चार्ट टेक डेव का चार्ट है, बड़ा सोशल मीडिया पे इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है इस चार्ट को। जो लिक्विडिटी वर्ल्ड का जो साइकिल है जिसमें दुनिया की जो सप्लाई है, पैसे की सप्लाई, वो कैसे आती है। जब सप्लाई आती है तो BTC की प्राइस पंप करती है, जब सप्लाई जो है वो श्रिंक होती है तो BTC की प्राइस जो है वो डंप करती है। ये उसका बड़ा खूबसूरत चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें चाइनीज़ युआन यानी चाइनीज़ पॉन्ड और अमेरिकन डॉलर की प्राइस जो है, जैसी उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है, ये ग्रीन में लिक्विडिटी बढ़ते हुए उसके बाद BTC की प्राइस जो है वो पंप की। फिर उसके बाद जब टाइटनिंग हुई उसके बाद BTC की प्राइस जो है वो डंप हुई। अभी ये करंट इस सारा हिस्ट्री आपको चार्ट में नज़र आ रहा है। अगर आप करंट देखें तो फ़िलहाल बकौल इस जो टेक्निकल एनालिसिस है जिसको सारे क्रिप्टो सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया जा रहा है इस चार्ट को, वो ये सिग्नल दे रहा है कि BTC की प्राइस अगेन, अगर ये मैं दूसरा एक आपके साथ चार्ट शेयर करूँ जिसमें जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है पिछले चंद महीनों से, जो डेवलपमेंट हो रही है ग्लोबली, उसमें गो के उसमें लीड जो है एशियन कंट्रीज़ यानी जापान, चाइना वगैरह, वो उनकी लिक्विडिटी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। बाकी UK, USA, ये जो दीगर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज़ होगी। अगर इंक्रीज़ होगी तो एज़ पर दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक BTC की प्राइस जो है अच्छा खासा यहाँ से पंप कर सकती है। यहाँ पे जो MACD जो सिग्नल है वो भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे बुल रन जो है वो स्टार्ट होने के करीब है। बिल्कुल लिक्विडिटी मैंने आपको दूसरे चार्ट में दिखा दिया है कि लिक्विडिटी साइकिल जो है वो भी लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो रही है ग्लोबली, उसका जो प्राइस के ऊपर BTC की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। फिर प्लस करें इसको हाल्विंग के साथ, ETFs के साथ, ये सारी चीज़ें प्लस करें तो ये सब चीज़ें जो है सिग्नल दे रही हैं कि BTC की प्राइस, ये शॉर्ट टर्म प्राइस वोलेटिलिटी को वॉच करना, पैनिक हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मतलब BTC की प्राइस मुमकिन है फिर 2-3 बार नीचे जाए और फिर अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, आज से 6 माह बाद, मेरी ये रिकॉर्डिंग इतना चंक सेव कर ले, आज से 6 माह बाद या साल बाद जब आप मेरी ये बात सुन रहे होंगे आप कह रहे होंगे यार ये क्या बंदा नजूमी है नजूमी नहीं, ये फंडामेंटल चेंजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि आइंदा मार्केट किस तरह टर्न हो सकती है इनकी फंडामेंटल चेंजेस की बेस पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, ये एक बंदे ने शेयर किया जी, ट्वीट किया, उसने कहा जी BTC की तकरीबन 29.1% सप्लाई पिछले 5 साल से मूव नहीं हुई है, बावजूद इसके कि पिछले 5 सालों में BTC की प्राइस
कई बार नीचे, कई बार ऊपर, इवन 69,000, पहले 64,000 पे गई, फिर उसके बाद प्राइस जो है 40,000 पे गई, 40,000 के बाद फिर प्राइस ऊपर गई तो तकरीबन 69,000। उस वक्त भी ये 30% BTC की सप्लाई जो है वो मूव नहीं हुई। अब ये जिस बंदे ने ये चार्ट शेयर किया उसने ये नहीं बताया कि ये 30% में सतोशी का BTC भी शामिल है या नहीं, इसी सप्लाई में 30% में क्या वो BTC भी शामिल है जो कि लास्ट है, जिस के ऊपर किसी की एक्सेस नहीं है। बहरहाल ये जो सारी चीज़ें हैं ये फंडामेंटली BTC की प्राइस को बुलिश होने का सिग्नल दे रही हैं। अच्छा, दूसरा ये हफ्ता और इतवार के दौरान ये खबरें चलती रही कि SEC ने ये अभी जो रीफाइलिंग की है ETF की, जिसमें कॉइनबेस को सर्वेलेंस पार्टनर उन्होंने डिक्लेयर किया, SEC ने एक्नॉलेज कर ली एप्लीकेशंस। और ये भी एक तरह की न्यूज़ है मार्केट में कि भाई पहले तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का कोई न्यूज़ होती थी जब ETF वगैरह अप्लाई करते थे तो उसके बाद, लेकिन बहरहाल इसकी एक्नॉलेज की खबरें भी हैं, तो ये भी एक तरह की पॉजिटिव खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। SEC लॉन्चेस रिव्यू, जो लेटेस्ट बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशंस रीफाइल की गई हैं उसके रिव्यू के हवाले से SEC जो है सर जोड़ के बैठा है कि उसने क्या डिसीजन करना है। अच्छा, पिछले 24 घंटों में 1 इंच की प्राइस जो है वो तकरीबन 60% इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। मैंने बड़ी कोशिश की है वजह जानने की कि क्या वजह है जो 1 इंच है इसकी प्राइस क्यों पंप कर रही है। आप में से जिन दोस्तों को नहीं पता 1 इंच क्या है, ये एक डेक्स एग्रीगेटर है, यानी जितने डेक्सेस होते हैं, जैसे इथेरियम की चेन के ऊपर आपको यूनिस्वाप मिल जाएगा, सुशी स्वाप मिल जाएगा, इस तरह के जो मल्टीपल डेक्सेस हैं, आप एक टोकन एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, अगर आप एक डेक्स पे करेंगे तो उस एक डेक्स की आपको प्राइस मिलेगी। ये जो डेक्स एग्रीगेटर होते हैं ये क्या करते हैं कि सारे जो मार्केट के डेक्सेस हैं उनको वॉच कर रहे होते हैं, जहां सबसे सस्ती प्राइस आपको नज़र आती है वो ये आपको शो करवाते हैं और आपको सस्ते से सस्ते टोकन ट्रेड करने की ऑप्शन मिलती है। तो ये एक डेक्स एग्रीगेटर है, इसका कंपटीटर मेरा ख्याल है ओशन नाम का प्रोटोकॉल है, वो अच्छा खासा पंप किया है। अब इसकी मुझे नहीं समझ आई ये प्राइस क्यों पंप किया है, अगर आप में से किसी बंदे को पता है तो मुझे बताएं। लेकिन वर्स्ट ये जो फिलहाल जो एक कैंडल बनी है, एकदम ये 60 सेंट को टच करके अभी दोबारा फिर 44 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो पंप डंप क्रिप्टो में अक्सर चलता है ना, अगर आप जो नए हैं वो तो ये टेलीग्राम चैनल पे बहुत ये पंपिंग के स्कैम्स में फंसते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई पंप वगैरह, क्योंकि ये एशियन जो एक्सचेंज है वहाँ पे इसकी जो ओपन इंटरेस्ट है, इसकी जो लेवरेज ट्रेडिंग है वो 15 मिलियन से बढ़ के 128 मिलियन तक पंप कर गई थी। तो मुझे लग रहा है ये पंप डंप की वजह से है। इन अदर वर्ड्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी आप ये ना समझिएगा कि यार इसकी प्राइस किसी खबर की वजह से पंप किया है, अब चूँकि डंप किया है तो हम नीचे से बाय कर लेते हैं, शायद ये प्राइस जो है वो दोबारा ऊपर जाती हुई आपको नज़र आए। मुझे ऐसा नहीं लगता, चूँकि कोई मुझे वजह नहीं नज़र आई, इस वजह से बगैर वजह के आप इसको डंप दे के इसमें बाय कर ले तो मेरा ख्याल ये कोई दानिशमंदाना कदम होगा। दूसरा एक और वजह हो सकती है डंप होने की कि जो सेल्सियस है, मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस ने अपने जो आल्ट कॉइन्स की होल्डिंग है, एसेट्स हैं, उनको इथेरियम और BTC में कन्वर्ट करना है। खबरें हैं कि अब वो अपने आर्ट्स कॉइन्स को मार्केट में डंप कर रहा है, जिसमें लिंक जो है 1.27 मिलियन जो कि 8.7 मिलियन का लिंक टोकन है वो भी डंप किया है, SNX डंप किया है, BNB डंप किया है, ये सारी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा ठहरा हुआ है। XRP के हवाले से मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि XRP की न्यूज़ के बाद XRP की प्राइस जो है वो स्टक हो गई है। जो लोएस्ट है वो मेरा ख्याल है 70 सेंट तक गई है, और उसके बाद मैक्सिमम दोबारा जो इसने टच किया है वो 80 सेंट से नीचे ही ये प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस इसका लेते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। फ़िलहाल ये जो अगर आप ये ग्रीन और रेड वाली जो यूँ समझ लें कि बैरिश पैटर्न था XRP की प्राइस का, वो तो ब्रेक हो गया। अब अभी सिर्फ होना ये है कि जो फंडामेंटल चेंजेस हुई है जिस वजह से XRP की प्राइस ये है, अगर वो फंडामेंटल चेंजेस प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं भी डालती हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मेरा मानना यह है कि 70 सेंट से ऊपर अगर प्राइस ट्रेड होती रहेगी तो ये XRP की प्राइस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर ये होल्ड नहीं होती है 70 सेंट की प्राइस तो फिर नीचे दोबारा इस वाली प्राइस को जो कि 57-58 सेंट की प्राइस बनती है, दोबारा इस प्राइस को रीटेस्ट कर सकते हैं। इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। एंड मुमकिन है कि 70 प्राइस जो है वो होल्ड हो। अगर होल्ड हो जाती है और प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर की डिस्कवरी के लिए कि बैरिश पैटर्न XRP का जो कि पिछले कई
हफ्तों महीनों से आपको नज़र आ रहा है चार्ट पे, वो वाला पैटर्न उस वक्त ब्रेक होगा अगर ये वाली प्राइस जो है तकरीबन 92 सेंट की प्राइस अगर ब्रेक होके XRP की प्राइस 92 सेंट से ऊपर ट्रेड होती है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे XRP की न्यूज़ आने के बाद इस प्राइस को रीटेस्ट किया है XRP ने, रीटेस्ट करके फिर नीचे आ गया और बड़ी सी वीक और शेडो बनी है। अगर ये दोबारा रैली पकड़ती है तो नेक्स्ट टारगेट जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है वो है 92 सेंट, 91, 92 सेंट। अगर तो ये ब्रेक होके XRP की प्राइस ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो देन यू कैन से कि यार XRP का बेरिश ट्रेंड जो है वो बदल गया है। लेकिन ये है सारा टेक्निकल साइड। फंडामेंटल चेंजेस अभी हमने देखनी है। देखें XRP का जो केस आया, जैसे मैंने आपको अपडेट किया था कि जज ने दोनों पार्टीज़ को खुश किया है, दोनों के जो पॉइंट्स हैं वैलिड करार दिए हैं। अब कुछ खबरें हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये दोनों पार्टीज़ अपील में चले जाएँ। XRP भी अपील में चले जाए कि ये जो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट है उसको आपने सिक्योरिटी क्यों डिक्लेयर किया है, इसको रिव्यू करें। और मुमकिन है जो SEC है वो भी अपील में चले जाए कि ये आपने रिटेलर्स को सेल करने वाले टोकन को डिजिटल टोकन का है तो इसको भी, इसके बारे में भी, तो ये अपील का भी इसकी प्राइस के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि XRP तो शायद वो अपील की तरफ चला जाए, लेकिन SEC जो है अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वो अपील ना करे। ये कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। बहरहाल ये अपील के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होनी है उसका प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट लाजमी होगा, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। इसके अलावा रिपल के जो चीफ लीगल ऑफिसर हैं जी, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब चूँकि XRP को जज ने कहा है कि ये कोई सिक्योरिटी नहीं है तो जितने अमेरिकन बैंक्स हैं वो अब चाहें तो XRP का जो सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको ये बोलते हैं ODL, मेरा ख्याल है ऑन डिमांड लिक्विडिटी। ये इनका एक फीचर है जिसमें ये बैंकों को क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट सेटलमेंट के लिए वो यूज़ करवाते हैं। तो ये अगर हो जाती है ये चीज़ भी तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है, इस न्यूज़ XRP की जो न्यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट की और मैं अपडेट्स की तरफ आता हूँ। डेलन, ये जो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने BNB के हवाले से बड़ा एक खूबसूरत एनालिसिस किया, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। इन्होंने कहा जी कि बावजूद इसके कि XRP की प्राइस जो है अपनी लोएस्ट के ऊपर ट्रेड हो रही है, और समटाइम ऐसे होता है जब प्राइस अपने बॉटम के पास होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो इंटरेस्ट रेट है, ओपन इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, वो पॉजिटिव होता है। लेकिन लेकिन BNB की प्राइस का ये देखें, अगर आप फंडिंग रेट देखें तो नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है। कई जगहों पे ये 0.2% जो है फंडिंग रेट। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं, यानी इस कॉइन, इस करेंसी के ऊपर ज़्यादा सेल के आर्डर लगे हुए हैं। ये टोकन पे जो ट्रेडर्स हैं वो बैरिश हैं, वो समझते हैं कि प्राइस यहाँ से मज़ीद नीचे डंप करेगी। तो अगर पॉजिटिव यहाँ पे ये माइनस ना होता, अगर ये ग्रीन और पॉजिटिव होता तो इसका मतलब ये है कि इस टोकन के ऊपर ज़्यादा बायर्स ट्रेडर ने इंटरेस्ट लिया हुआ, और वो जो बायर हैं वो सेलर्स को इंटरेस्ट फंडिंग रेट जो है वो पे करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जो मुझे इसकी समझ आई, इसने कहा जी कि शायद जो इनसाइडर है जो ट्रेडिंग करते हैं BNB के ऊपर, उनके ऊपर खबर है, उनके पास ये इनसाइडिंग खबर है कि शायद जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बाइनांस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहा है वो बाइनांस के या BNB के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, और जब जैसे ही फ़ैसला नेगेटिव पब्लिक होगा तो उसके बाद BNB की प्राइस क्रैश करेगी, और इस वजह से उन्होंने सेल आर्डर ट्रेडर्स की ज़्यादा तादाद जो है उन्होंने सेल आर्डर लगाया हुआ है। तो BNB के ऊपर अगर आपने ट्रेड वगैरह ली है तो आपने इस न्यूज़ को कंसीडर करना। मुझे नहीं पता ये कितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप लाजमी कंसीडर कीजिएगा BNB पे ट्रेडिंग करते हुए। मार्केट की दीगर न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। शॉपिफाई तकरीबन 21 लाख जो मर्चेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स, आप जैसे हमारे पाकिस्तान में दराज है, इस तरह के जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेसेस हैं, जैसे मेरा अपना स्टोर है इल्मे आलम, store.ilmealam.com, जहाँ पे आप क्रिप्टो की शर्ट्स बाय कर सकते हैं। मैंने बहरहाल शॉपिफाई का ऐप यूज़ नहीं किया, लेकिन शॉपिफाई के 21 लाख के करीब मर्चेंट्स हैं। अब शॉपिफाई ने पार्टनरशिप की है को-क्रिएट के साथ। ये पॉलीगॉन चेन के साथ मिलके एक ऐसा सेटअप करेंगे जिसमें ये सारे ऑनलाइन स्टोर, ये वेबसाइट, ये सारे मर्चेंट ई-कॉमर्स बिजनेसेस अपने जो यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को क्रिप्टो में कोई रिवॉर्ड्स या लॉयल्टी टाइप कोई टोकन्स वगैरह या NFTs वगैरह ऑफ़र करवाएं। अब पिछले दिनों मैंने आपको नाइकी के बारे में बताया, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, फैशन ब्रांड्स, वो मैंने आपको बताया कि कैसे वो ब्लॉकचेन
टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ वो लॉयल्टी प्रोग्राम, प्रमोशंस या इस तरह के इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। क्रिप्टो की जो ग्लोबल अडॉप्शन है उस हवाले से ये न्यूज़ है। आवे ने अपना स्टेबल कॉइन फाइनली GHU, ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च किया है मार्केट में। गो के बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है क्योंकि अभी 24 आवर्स हुआ है, अभी मेरा ख्याल है कुछ 2-4 मिलियन का ही GHO जो इनके स्टेबल कॉइन है वो मिंट किया गया है। इसके पीछे जो कोलैटरल एसेट्स हैं जिसके बदले आप जिसको मिंट करके, जिसको बर्न करके आप इनके GHO टोकन कर सकते हैं, वो है इथीरियम और इनका आवे जो टोकन है। ये मैं आपको बताता चलो, अभी भी जो स्टेबल कोइन की मार्केट है वो ज़्यादातर जो सेंट्रलाइज स्टेबल कोइन है, यानी जिसके पीछे कोई ना कोई कंपनी है जो आपको टोकन इशू कर देती है और आपके साथ प्रॉमिस करती है जी कि जितने टोकन इशू किए हैं उसके पीछे हमारे पास उतने एसेट्स भी हैं। 85% के करीब सारे जो स्टेबल कोइन की मार्केट है उनके पास सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ के पास है, जिसमें सबसे ज़्यादा तनकीद जो है जिस पे की जाती है टेथर USDT, उसका सबसे बड़ा शेयर है मार्केट में। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पिछले साल हुआ था पॉपुलर, लेकिन पिछले साल जैसे ही टेरा लूना कोलैप्स हुआ उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की मार्केट अच्छी, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कोइन की मार्केट अच्छी खासी श्रिंक हुई। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो डाई है, और डाई भी जो है मेरा ख्याल है कोई 7-8 मिलियन के करीब उनके पास है। बहरहाल ये लेट्स सी के एक अनदर एडिशन है इथीरियम की चेन के ऊपर इन्होंने अपना स्टेबल कोइन जो है वो लॉन्च किया। अच्छा, अगली न्यूज़ आते हैं जी सेलो एक ब्लॉकचेन है अलग से, इन्होंने भी अब फैसला किया कि वो इथीरियम की लेयर 2 सोल्यूशन लेयर जो है उसकी तरफ माइग्रेट कर लेंगे, बजाय इसके कि वो सेपरेट अपनी एक चेन बनाएं। वो ऑलरेडी वैसे EVM कंपैटिबल चेन है। EVM कंपैटिबल चेन का मतलब क्या है कि ऐसी ब्लॉकचेन जिसमें इथीरियम के जो टोकन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, आप एक चेन से दूसरी चेन में वो कर सकते हैं अगर उनके डेवलपर्स ने उधर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। तो ये वहाँ पे चेन जो है वो शिफ्ट हो रही है। जो सेलो टोकन है उनको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पीछे बैकएंड पे ये काम हो रहा है, कम्युनिटी ने अप्रूव कर दिया है, बैकएंड पे ये काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएगा वो ब्लॉकचेन पे माइग्रेट हो जाएगा सारा डाटा, और आपके टोकन जितने भी हैं उनको कोई मसला नहीं होगा। दूसरा, लूना के हवाले से लूना की प्राइस जो है वो पम्प कर रही है, और कल मेरा ख्याल है उनकी ब्लॉकचेन में अपग्रेड है, उस अपग्रेड की वजह से थोड़ी सी हाइप है, तो उस वजह से उसको आपने कंसीडर करना है। अगर प्राइस उसकी हाइप है, अगर जो पंप कर रही है, तो उसके पीछे वो न्यूज़ है। अनस्टॉपेबल डोमेन ने जो इथीरियम नेमिंग सर्विस ENS ईथ की जो चेन्स वगैरह आप बाय करते हैं उसके साथ पार्टनरशिप की है। पहले अगर आपने ईथ कोई अपनी डोमेन बाय करनी होती थी अपने वॉलेट को आसान अल्फाज में याद रखने के लिए, जैसे मेरा वॉलेट एड्रेस है उसको वो तो मुझे भी याद नहीं है, तो उसको रीडेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया कि ये इथीरियम नेमिंग सर्विस से एक डोमेन बाय की ilm-alam.eth, उसको मैंने अपने वॉलेट के साथ अटैच कर दिया। तो जब कोई भी बंदा मुझे इथीरियम सेंड करना चाहता है या इथीरियम के कोई भी कंपैटिबल जो चेन है वो मुझे फ़ंड सेंड करना चाहता है, तो उसको मेरे वॉलेट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो ilm-alam.eth वहाँ पे लिखे, फ़ंड सेंड करे, वो ऑटोमेटिक मेरे जो है वो वॉलेट में आ जाएगा। तो अब ये इनकी अपनी पार्टनरशिप का मतलब ये है कि अनस्टॉपेबल जो डोमेन है, अब वो वहाँ पर भी जो यूज़र्स हैं वो इथीरियम नेमिंग सर्विस के ये जो डोमेन्स हैं .eth वहाँ से बाय कर सकेंगे। वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या जो भी अनस्टॉपेबल डोमेन्स की है बाइंग की ऑप्शन, पेमेंट्स की ऑप्शन, उसको यूज़ करते हुए। अच्छा, बाइनांस ने फाइनली अपना जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क जो है इंटीग्रेट कर दिया है। वन ऑफ द टॉप एक्सचेंज का बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को करना, इंटीग्रेट करना, ये मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ये बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क क्या है? ये बिटकॉइन की चेन के ऊपर एक लेयर 2 चेन है जो कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को स्केलेबल बिटकॉइन की नेटवर्क को स्केलेबल बनाने के लिए है। कि मिसाल के तौर पे मैं एक बिटकॉइन के ऊपर गेम लॉन्च करता हूँ, अगर मैं हर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर करूँगा, एक तो वो स्लो है और दूसरी कॉस्टली है, तो उसकी बजाय बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक लेयर 2 चेन की, वहाँ पर मैं सारी गेम चीज़ें बाय कर रहा हूँ, ख़रीद रहा हूँ, और जैसे ही मैंने कभी मतलब अपनी उन ट्रांजैक्शंस को फाइनल सेटलमेंट करनी है तो उसको मैं फाइनल एक बैच बना के ट्रांजैक्शन का उसको, तो ये लेयर 2 सोल्यूशन है लाइटनिंग नेटवर्क। तो ये बाइनांस ने क्यों किया था पिछले दिनों, आपको याद है जब ऑर्डिनल्स की हाइप थी तो उस वक्त बाइनांस ने BTC की विड्रॉवल रोक दी थी, काफ़ी मार्केट में पैनिक आया था। उस कंजेस्शन को कंट्रोल मैनेज करने के लिए बाइनांस ने लाइटनिंग नेटवर्क की अनाउंसमेंट की थी, और आज फाइनली खबरें हैं कि उन्होंने अपने एक्सचेंज के साथ लॉन्च कर दिया। अब दूसरे एक्सचेंजेस भी जो हैं इसी को फॉलो करेंगे। लास्ट में जी नॉसिस एक वॉलेट है,
इन्होंने नॉन कस्टोडियल वीज़ा कार्ड इशू करने की अनाउंसमेंट की है। अभी ये दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल है। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, आपके साथ मैं शेयर क्यों करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बाइनांस या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने अपने क्रिप्टो फंड्स को वहाँ पे लेके जाना तो पहले आप क्या करते थे, उसको वहाँ से निकाल के कार्ड में करते थे, यानी आप फियाट में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद आपके कार्ड में आते थे और आप ATM या जहाँ भी आपने पॉइंट ऑफ सेल में आपने यूज़ करना। अब ये बराह रास्त अपने पर्सनल वॉलेट को, ये जो नोसिस पे का जो अपना वॉलेट है, वो वॉलेट आप अपने डायरेक्ट क्रिप्टो वॉलेट से अपने फंड जो है अपने इस कार्ड में ऐड कर लेंगे। यही वजह कि इसको नॉन कस्टोडियल फिजिकल वीज़ा कार्ड इसे बोल सकते हैं, कि अब आपको किसी बैंक के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूँ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।